प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला 12वीं के आज हम भाग 6 के साथ मैं आपके बीच 7 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्नावली के पहले भाग से आप देखना शुरू करें। जिसको 7वां भाग डायरेक्ट ही मिला है वो 7वें को नहीं देखें, भाग 1 देखें, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7 देखें। अगर आप 7वें भाग को सीधे देखोगे, अगर पूर्व भाग आपने नहीं देखे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आप पूर्व के भागों को बहुत अच्छे से देखें। तो मेरा मानना है कि हमने बहुत साधारण तरीके से हमने इसको समझा रखा है। और जैसे ही प्रश्नावली समाप्त होती है तो हमारा जो 1 घंटे का लाइव सेशन होगा वहाँ पर आप अपने डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हो। आपके लिए मैं बिल्कुल आप मेरे नंबर से भी जुड़ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 9 में कहा है एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है। किस पर स्थित है? तो इस प्रश्न के अंदर देखो, आपको पता है कि एक वृत्त की बात हो रही है और एक चतुर्भुज है इस वृत्त के अंदर, यानी शीर्ष पर है। ये जो इस चतुर्भुज के ABCD जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो वृत्त दे रखा है और वृत्त में क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है। ये चतुर्भुज आपको मिल गया अंदर। और ये चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये और ये चारों किस पर है? इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो हम इसको नामांकन करते हैं इस चारों शीर्षों को। ये A, B, C और ये D, और ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र O हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या दे रखा है, स्थित है कि AB बराबर CD, ये A से लेकर B और C से लेकर D ये क्या है? बराबर है। ये आपको दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है AC बराबर BD। ठीक है। तो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखते हैं हम, दिया हुआ है। आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते चलें, आपको निश्चित तौर पर ये जो सवाल है बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिया हुआ है, यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज है ABCD और ये किस पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर एक वृत्त जिसका क्या मान लेते हैं? जिसका केंद्र को हमने कह दिया O, जिसका केंद्र O है। आपको केंद्र दिखाना है क्योंकि वृत्त तभी बनेगा जब क्या हो? केंद्र हो। मैंने पहले भाग में कहा था कि AD जब तक नहीं घूमेगी चारों तरफ, जब तक आप अपने पेड़ से वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक खूंटा नहीं होगा तो वो जानवर चारों तरफ उसके नहीं घूम सकता। तो ये केंद्र आपको शो करना है, यहाँ पर केंद्र है। अब आगे उसने क्या कहा कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के शीर्ष इस वृत्त पर स्थित है। वही नकल मार दी हमने, सीधी हमने कोई अलग से नहीं सोचा। अब जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। नंबर 2 पे है सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि AC बराबर BD। ये AC किसके बराबर है? BD के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। AC यानी A से लेकर C और B से लेकर D ये क्या है? बराबर है। तो ये देखो, ये A को B से मिला दिया क्योंकि ये BD मिल गया हमको, और A को किससे मिला दिया? C से मिला दिया। तो ये क्या मिल गया आपको? AC मिल गया। ठीक। अब देखिए, ये तो O से होकर निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि O से होकर ये निकले। ठीक है। अब देखो नंबर 3 पे आ गया उत्पत्ति। नंबर 3 पे उत्पत्ति है। उत्पत्ति के अंदर आपको जो दे रखा है उसका हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है AB बराबर CD हो। AB बराबर क्या दे रखा है आपको? CD दे रखा है। तो AB बराबर CD का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा AB बराबर CD। ये क्या है? भुजाएं हैं। और ये क्या है? भुजाएं। बराबर है AB और CD। तो आप कहोगे सर A से B का जो चाप और D से C का जो चाप होगा ये क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। यानी किसी वृत्त की, आप इसको चतुर्भुज के रूप में नहीं समझें, इसको आप ये समझें कि CD
और ए बी क्या है, जीवा है। तो दोनों बराबर माप की जीवा है, तो ये जितना चाप इधर होगा ए से बी का, उतना ही चाप क्या होगा डी से सी वाला होगा। तो दोनों चाप क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे। तो इन दोनों चापों को भी बराबर के रूप में यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ए बी चाप बराबर सी डी चाप, ये हमने यहाँ पर लिख दिया चाप के रूप में। ऊपर ये जो मैंने इस तरह का वक्र के रूप में बना रखा है आपको एक, तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, चाप को प्रदर्शित कर रहा है आपको। और आप ये लिखोगे भी कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं जो होती है उनके चाप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक ही वृत्त की बराबर जीवाओं के चाप बराबर होते हैं। चाप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि हमको ये जो प्रश्न है ये प्रमेय के जैसा है, तो उसको हमको एक एक बात को यहाँ पर सिद्ध करते हुए आगे चलना है। अब देखो ये दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, आपको किस किस को बराबर करना है, ये AC को किसके बराबर करना है, BD के बराबर करना है, यही तो करना है। तो AC को BD, ये जो आपकी AC है और ये BD है, इसको बराबर करने के लिए क्या ये बच रहा है आपके पास चाप, ये क्या बच रहा है DA। ये जो DA चाप बच रहा है, ये DA चाप को हम क्या कर देते हैं, ये जो आपका समीकरण है इस समीकरण में आप क्या कर दो, DA चाप को जोड़ दो, इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण एक में कौन सा, ये जो D से A वाला भाग है इसको जोड़ देते हैं। ये DA जो चाप है को जोड़ने पर जोड़ देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आ गया AB ये चाप प्लस DA चाप बराबर, ये आ गया CD चाप प्लस DA चाप। अब आप इस पे देखो, इन दोनों पर स्टडी करते हैं हम। अब ये AB और DA देखो, ये तो है आपका AB यानी A से B वाला चाप, और ये आ गया D से A वाला चाप। तो यहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ये चाप पूरा का पूरा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, BAD। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं BAD, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने, चाहे ऐसे लिख दो D, ऊपर से भी लिख सकते हैं DAB, ये चाप मिल गया बराबर। अब इस पे बात कर लेते हैं दूसरे पे जब बात करेंगे तो देखो ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, CDA। क्या लिख सकते हैं हम इसको, CDA। ये CDA ये चाप हो गया। अब ये आपने चाप लिख दिया, ये दोनों चाप क्या हो गए, बराबर हो गए। कहाँ से कहाँ तक के, आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप क्या हो गया, बराबर। तो इस चाप की जीवा क्या हो गई, यही तो जीवा है, ठीक। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप ये बराबर हो गया, तो ये जीवा है। इसको मैं चित्र वापस बाहर निकाल के बना रहा हूँ, समझना आप कि ये तो हो गया आपका क्या है, AC। ये तो AC आ गया, बीच में D है यहाँ पर। और दूसरा क्या है, ये B है, ये B से लेकर कहाँ तक आ गया, D तक आ गया। ये दोनों क्या कर रखे हैं अपन ने, बराबर के रखे हैं दोनों, देख लीजिए यहाँ पर। और जब ये चाप बराबर होते हैं तो इनकी जो जीवाएं होती है, हमको पता है, जब हमने यहाँ पर लिखा है एक ही वृत्त की जो बराबर जीवाएं उनके चाप बराबर होते हैं, तो अब इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, कि यदि एक वृत्त में दो चाप बराबर है तो वो चाप से बनी जो जीवाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये दो चाप क्या हो गए, एक तो हो गया A से लेकर C वाला और एक हो गया B से लेकर D वाला। ये दोनों चाप क्या हैं, बराबर है। तो जब दोनों चाप बराबर है तो ये दोनों जीवाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि DB बराबर क्या हो गया, CA हो गया। DB बराबर क्या होगा, CA हो गया। ये इसको ऐसे लिख सकते हो AC और DB, इसको ऐसे भी लिख सकते हो AC। ये CA लिखा तो इसको लिख सकते हैं अपन AC, और ये DB है, DB को क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ गया इति सिद्धम, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, केवल ये प्रमेय अगर आपको याद है कि
कि एक ही व्रत की जो बराबर जीवाओं के जो चाप होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको उल्टा बोल दो कि यदि बराबर चाप अगर दो बराबर हैं तो उनकी जो जीवाएं जो बन रही है उन चापों से वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बड़े सरलता से, मैंने ये इसका एक पूरक चित्र और बना दिया भाई। यहाँ पर ज़्यादा ये ऐसे हमने खींच दिया तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ रहा है। यानी ये एडी आपने इधर भी जोड़ा है, एडी इधर भी जोड़ा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों तो पहले से बराबर थे चाप। अब ये टुकड़ा इसके साथ जोड़ दिया, ये टुकड़ा इसके साथ जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से हमने इसको इति सिद्धम के रूप में लिखा और हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से यहाँ पर सिद्ध किए। अब प्रमेय क्या सवाल था ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि एक व्रत की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो हमने एक व्रत लिया, इस व्रत का केंद्र हो गया O, इसकी समान जीवाएं ए बी और सी डी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और बिंदु को क्या नाम दे दिया, ई है। तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि एक जीवा के क्रमिक भाग दूसरे जीवा के संगत भागों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्रमित का मतलब हो गया क्रम से, ये ध्यान रखना आप, ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ सिद्ध करने का कि ये ए से लेकर बी वाली जो जीवा और सी से लेकर डी वाली जो जीवा के जो इसने कहा क्रमिक भाग, क्रमिक का अर्थ हो गया ए से ई और ई से सी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ई से डी और ई से बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आता है नंबर 1, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर एक व्रत है, एक व्रत जिसका केंद्र O है। क्या है डियर स्टूडेंट, O है, तथा जीवाएं बराबर माप की है, दो समान जीवाएं, तथा जीवाएं कौन कौन सी, ए बी और सी डी। ए बी बराबर सी डी, ये जीवाएं बराबर है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जीवाएं ए बी बराबर सी डी जो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ई पर, को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर करती है, ई पर। आप यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ये तो काम हो गया आपका दिया हुआ। अब नंबर 2 आता है सिद्ध करने वाली बात। सिद्ध करना है, सिद्ध तो सीधा सीधा पता है, मैंने कहा था, क्या कहा था अभी मैंने आपसे कहा था डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर एक जीवा के क्रमिक भाग क्रम से दूसरे जीवा के संगत भाग के बराबर होता है। तो क्रमिक भाग का मतलब ए से ई बराबर सी से ई और डी से ई बराबर बी से ई। ये आपको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बराबर सी ई पहला, और ये तो ये सिद्ध करना है आपको, ये सी ई है, ठीक है, यानी ए से लेकर ई और सी से लेकर ई ये बराबर है। दूसरा क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है यहाँ पर डी ई बराबर बी ई, ये सिद्ध करना है आपको। ये दो बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर रचना की आवश्यकता पड़ेगी, और रचना में थोड़ी सी रचना करनी है हमको। क्या करना है, ये ओ से, ये जो ए बी जो आपकी जीवा है इस पर क्या डालना है, लंब, और ओ से ही सी डी जीवा पर क्या डालना है, लंब। लंब का अर्थ है 90 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 के हो गए, और 90 के आपके होते ही आप इसमें क्या करोगे, इस ओ को किससे मिला देंगे हम, ई से। ओ को किससे मिलाएंगे, ई से। तो आपने किया क्या, आपने ये किया कि ओ से ओ एम लंब, ये ओ एम लंब किस पर है, आप कहोगे सी डी पर है, पहली बात। अब दूसरा देखो ओ एल लंब है किस पर, ओ एल लंब है ए बी पर है, ये ए बी पर लंब हो गया, ठीक। तथा ओ को किससे मिलाया हमने, ई से। ओ को ई से मिलाया, ये हमने यहाँ पर ये बात की, ठीक। अब आता है नंबर 4 उपपत्ति।
उपपत्ति के अंदर देखो कुछ बातें हमको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। तो उपपत्ति के अंदर आपको यहाँ पर लंबोत आपने जो रचना की इसका हम उपयोग करते हुए हम कुछ बात यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी व्रत की जो जीवा होती है उस जीवा पर अगर व्रत के केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो वो जीवा बराबर दो भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। तो ये प्रमेय हमने नंबर 1 वाली प्रमेय यहाँ पर सिद्ध की थी। तो यहाँ पर देखो आपके पास लंब है ओ ए लंबवत है किस पर, ए बी पर, और इसी तरह ओ एम लंबवत है किस पर, सी डी पर। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने ओ एम लंबवत किस पर है, सी डी पर। तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे, यानी आपने लिखा कि ओ एम, ओ से एम लंबवत है किस पर लंबवत है, सी डी पर। तो ये सी एम और ये एम डी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एम बराबर एम डी। सी एम बराबर क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, एम डी लिख दिया। अब आप देखो सी एम बराबर एम डी है तो अब इसको उसके रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी डी, 1/2 क्या, सी डी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब ये दोनों बराबर बराबर है तो सी एम का मान क्या होगा, इस पूरी जो सी डी भुजा उसकी आधी तो है, तो मैंने 1/2 सी डी लिख दिया। चाहो तो आप बराबर लिखिए 1/2, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये भी लिख सकते हो क्या, सी एम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक। तो आपके समझना आपको किस तरीके से यहाँ पर इसको प्रदर्शित करना है। इसी तरह अभी तो ये वाला लंबवत लिया, अब ये वाला लो। अब देखो ओ एल लंबवत है किस पर, ए बी पर। तो ओ एल लंबवत किस पर आ गया डियर स्टूडेंट, ए बी पर लंबवत है। ये देखो ये ओ एल लंबवत है किस पर, ए बी पर। तो ये देखो यहाँ से ए से लेकर एल और एल से लेकर बी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट के रूप में हम लिखेंगे ए एल बराबर एल बी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, अभी हमने लिखा ना कि ये सी डी का क्या होता है, आधा। तो इसी तरह ये ए बी का क्या होगा, आधा, 1/2 ए बी। आपने ये 1 नंबर और ये 2 नंबर देके आपने कुछ रिजल्ट यहाँ पर क्या किए, आपने निकाले। और देखो और भी आपको पता है ये दोनों जो आपकी जीवाएं हैं ये क्या दे रखी है, उसने समान दे रखी है। तो ये भी लिख लीजिए कि जो आपकी ए बी बराबर सी डी, कहाँ से पता है, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है आपको, प्रश्न में दिया हुआ है। और देखो ए एल बराबर सी एम, ए से लेकर एल और सी से लेकर एम। देखो ये ए से लेकर एल और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरी भुजाएं क्या बराबर है। तो ये आधी भुजा और ये आधी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एवं ए एल बराबर सी एम, ये हो गया बराबर, ए एल और सी एम भी क्या हो गया यहाँ पर, बराबर हो गया। इसी तरह एल बी और एम डी ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दें हम एल बी बराबर एम डी, ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। और देखो अब यहाँ पर ये देखो बात करते हैं हम, आपने लंब डाला केंद्र से। अब हमको पता है, क्या पता है कि जब मैंने आपसे प्रमेय जब समझाई थी वहाँ पर मैंने कहा था ये जैसे व्रत का केंद्र है, व्रत के केंद्र से इस पर लंब डालते हैं और इतनी ही लंबी ये जीवा यहाँ पर है। तो जब यहाँ से लंब डालते हैं तो ये दोनों जो केंद्र से जो दूरी होती है क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि जीवाएं क्या है, बराबर माप की है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ओ एल बराबर ओ एम, यहाँ पर हमने लिख लिया ओ एम बराबर ओ एल। आपने ये कुछ रिजल्ट यहाँ पर निकाल लिए। ये बराबर कहाँ से आई, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। मैंने आपको बता रखा है ये जो जीवाएं है समान माप की है तो केंद्र से समान दूरी पर होगी। तो केंद्र से ये दूरी और केंद्र से ये दूरी बराबर है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ए ई बराबर सी लाना है, ए से लेकर ई और सी से लेकर ई बराबर लाना है, और डी से लेकर ई और ई से लेकर बी को क्या करना है, यहाँ पर आपको बराबर लाना है। इसके लिए प्यारे विद्यार्थी हमको करना क्या है, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ओ एल ई और एक ओ एम ई। तो ये देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ एम ई तथा
त्रिभुज OLE में यहाँ पर ये दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से? एक तो ये नीचे वाला त्रिभुज है और एक ये ऊपर वाला त्रिभुज है, दिख रहा है आपको अच्छे से। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग सिद्ध करना है, और दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो हम रिजल्ट तक यहाँ पर आसानी से प्यारे विद्यार्थी पहुँच जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो अब शुरू करते हैं इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करने की कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए OL बराबर OM आपको पता है, अभी आप निकाल चुके। यहाँ पर लिखेंगे OM बराबर OL, ठीक। कहाँ से पता है? आपने यहाँ पर रिजल्ट निकाल रखा है। नंबर 1 बात कर ली आपने बराबर, नंबर 2 देखो, नंबर 2 के अंदर ये AL 90 डिग्री का है, तो ये M भी कितने डिग्री का? 90 का। तो यहाँ पर लिखा कोण OLE बराबर कोण OLE बराबर कोण OME, कोण OME। कारण क्या? 90 डिग्री के हैं, तो ये बराबर है 90 डिग्री का है। नंबर 3 एक और ढूंढ लो, ये D बराबर D, क्या है ये? D उभयनिष्ठ है। D D नहीं है, ये O है। ये OE बराबर OE, OE बराबर OE, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हो गया। अब आप कहेंगे सर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? कौन सा नियम लग गया? वही नियम अपने पास तो जो आपके पास पहले मैंने आपको बताया था, चाहे आप इसको लिख सकते हो समकोण कर्ण भुजा नियम, चाहे आप लिख सकते हो भुजा कोण भुजा नियम। तो यहाँ लिखेंगे भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए? सर्वांग त्रिभुज हो गए। त्रिभुज OME बराबर LE, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग हो गए। यानी OME और OLE ये दोनों सर्वांग त्रिभुज है। यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो पूरा पूरा क्या कर लेगा? ये ढक लेगा। ये हमने यहाँ पर इन दोनों को सर्वांग सिद्ध किया। तो अब सर्वांग सिद्ध करते हैं हम यहाँ पर रिजल्ट तक पहुँचे। क्या रिजल्ट तक पहुँचे? हम पहुँचे कि ये LE का मान ME के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो LE बराबर ME, क्योंकि इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे ये तो वैसे ही बराबर है, ये भुजा और ये भुजा तो ये उभयनिष्ठ है ही, तो ये भुजा भी इस भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है LE, L से लेकर E और M से लेकर E, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। दूसरा देखो AL बराबर CM है, A से लेकर M A से लेकर L और C से लेकर M, ये दोनों क्या हैं? बराबर है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं AL बराबर CM, AL बराबर क्या आ गया? CM आ गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या कर लेते हैं? हम जोड़ लेते हैं। किस किस को? एक तो जो ये वाला समीकरण है, ये वाला समीकरण, इसको देते हैं हम 3 नंबर और 4 नंबर, इसको जोड़ लें। ये आ गया ALE प्लस AL बराबर ME प्लस CM, आपने ये जोड़ लिया। अब देखो L से लेकर E प्लस A से लेकर L, ये देखो L से लेकर E प्लस A से लेकर L, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? AE बराबर, अब इसमें बात करते हैं हम, ये आ गया M से लेकर E और C से लेकर M, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? CE, ये लिख दिया मैंने CE। आप देखें यहाँ पर आपको सिद्ध करना क्या था? ये आ गया AE बराबर CE हो गया। अब दूसरे नंबर पर आपको लिखना है, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी ऑटोमेटिक बराबर हो गए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सेकंड वाला है DE बराबर क्या हो जाएगा? BE के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीवाएँ क्या है? दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर है, इतने इतने इससे तो इसके क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये दोनों टुकड़े भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ हमने ये जो दोनों रिजल्ट आपने जो प्राप्त किए हैं, यही तो आपको सिद्ध करना था, तो इसको लिख दिया इति सिद्धम। आप अगर एक एक लाइन को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो निश्चित तौर पर ये जो आपके जो प्रश्न है, ये निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सरल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। करते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 एज ए प्रमेय के रूप में, ऐसे हम कई बार प्रश्नों को हल करा चुके हैं। मैंने यहाँ पर इसको पूरे को एक साथ लिखा, मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दे इधर।
यहाँ पर इसने दे रखा, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, दो समांतर जीवाओं को, ये दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी हम लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और दो जीवाएं ए बी और सी डी है। ए बी और क्या है, सी डी है। एम और एन, ए बी और सी डी के क्या मध्य बिंदु, ये एम और एन, ये ए बी और सी डी जो आपकी जो क्या है जीवा है, इसके क्या है, ये मध्य बिंदु है डियर स्टूडेंट। और ये ए बी और सी डी क्या दे रखी है उसने, समांतर दे रखी है, समांतर जीवाएं हैं। समांतर की आप परिभाषा जानते हो, ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे या उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, तो ऐसी दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। रेखा नहीं बोल के हम क्या बोल रहे हैं, जीवा बोल रहे हैं। तो ए बी जीवा और सी डी जीवा क्या समांतर है, ये आपको दिया हुआ है। नंबर 2 पे उसने कहा कि सिद्ध करने वाली बात कि समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु कौन है, एम और एन को मिलाने वाला रेखाखंड यानी एम एन कहाँ होकर गुजर रहा है, केंद्र से होकर जाता है, ये ओ से होकर जाए, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए आपको सिद्ध करने वाली बात यानी एम एन जो रेखाखंड है वो केंद्र ओ से होकर गुजरता है। केंद्र कहाँ से गुजरेगा, ओ से होकर गुजरता है, ये आपको सिद्ध करना है। नंबर 3, रचना में आपने क्या किया, रचना में जो ए बी और सी डी जो समांतर रेखा है, इसके समांतर एक रेखा और खींच दी हमने ई एफ, जो कि कहाँ से गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। तो ये तीनों जो भुजाएं हैं ये क्या है, समांतर है। और ई को किससे मिलाना, हमको एम से, और ई को किससे मिलाना, एन से। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है, एम को ई से और एन को ई से मिला दिया। अब आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर देखिए यहाँ पर एम ए समांतर ओ ई, यहाँ पर देखो एम ए, ये एम से लेकर ए और ओ से लेकर ई, इसकी ही बात कर रहे हैं हम, यही इतनी सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या समांतर है। जब समांतर भुजाएं हैं तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब समझना इसको, समांतर है तो कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री है। कौन सा कोण, ए एम ओ कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। कब होता है, पहली प्रमेय मैंने आपको समझाई थी कि वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा को जब केंद्र से लंब डालते हैं तो लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। कब बनता है, जब वो जीवा को क्या करे, बराबर बराबर भागों में बांटे। अब आपको पता है बराबर भागों में बटा हुआ है, एम आई किससे मिल रहा है, केंद्र से। तो केंद्र से मिलते ही ये जीवा क्या होगी, बराबर बराबर है। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि जो कोण एम है यानी ए एम ओ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये ए एम ओ कितने डिग्री का, 90 का। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री का हो गया कोण एम। इसी तरह आप देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पर ए एम ओ और नीचे से ई ओ एम, ये ऊपर वाला कोण 90 का है, ये ई ओ एम ये भी 90 का है। 90 को दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ये कहाँ से लिया हमने, समांतर रेखाओं के गुणधर्म से। मैंने आपसे कहा था कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ बने कोण, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये एम और ओ, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट, 180 के बराबर होगा। ये समांतर रेखा के गुणधर्म है, यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उससे बनने वाले एक तरफ के जो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पर इसको 180 डिग्री के रूप में क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद में देखो ई ओ एम वाला कोण 90 का है और ई ओ एन ये नीचे वाला भी क्या है, 90 का है। क्यों 90 का है, ये भी क्या है, समांतर है, ये भी 90 का है, समझे। तो ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण, तो ये सरल कोण हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहोगे सर एम ओ एन, कौन सा कोण, एम ओ एन एक रेखीय कोण है। रेखीय समझ नहीं आ रहा तो इसको लिख लो सरल कोण है, सरल कोण, ठीक है, एक सरल कोण है। और सरल कोण है इसका मतलब क्या है, एक सीधी रेखा के रूप में। एम एन एक सरल रेखा है, सरल रेखाएं तो होगी क्योंकि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये सरल रेखा हो गई। और ये गुजर कहाँ होकर रही है, ये केंद्र से होकर गुजर रही है।
तो आप लिखोगे जो वृत्त के केंद्र से क्या करती है, गुजरती है और दोनों जीवाओं की क्या है, लंबवत है। इन दोनों जीवाओं की क्या है, लंबवत है। यही तो आपको सिद्ध करना था। एम वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये एम कहाँ होकर गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो आपने ये जो कक्षा 9 के अंदर आपने रेखा एवं कोण जो पाठ नंबर 6 पढ़ा होगा, वो वही पाठ नंबर 6 का प्रश्न यहाँ पर ये रिपीट हो गया, ये मान के चले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 12.2 को यहाँ पर पूरा किया है। प्रश्न नंबर हमने ली थी, हमने प्रश्न नंबर 9, 10 और 11। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्नमाला 12 का जो 12.2 का जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और जो कल हम जो जिस सेशन पे बात करेंगे वहाँ पर हम सवालों की ही बात करेंगे। और जब सवाल हमारे होंगे 12.3 का, उसके बाद में 2 प्रमेय और उस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चूंकि देखने में आ रहा है कि कई बालक जो कि इस प्रश्नावली को बहुत कठिन से समझते हैं, बहुत कठिन है कि सर समझ नहीं आती। प्यारे बच्चों, आप पहला भाग देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, क्रम से अगर भाग अगर आप देख लोगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ आएगी। और अगर आपने क्रम तोड़ दिया, आपने पहला भाग देख लिया, फिर चौथा देख लिया, फिर ये 7वां देख लिया, तो बीच के अगर आप भाग नहीं देखोगे तो आपके प्रश्न वाली आपके समझ नहीं आएगी। और एक एक भाग को आप बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर आप बैठकर आप इसको सरल करोगे तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रश्न पे आप अटकोगे नहीं। और जो सबसे सरल जो सेशन आपको लगेगा, वो सबसे सरल सेशन कौन सा लगेगा, यही लगेगा, रेखा गणित वाला, जिसको आप रेखा गणित बोलते हो, ज्यामिति वाला सेशन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।